आप सभी का विज्ञान की पहली क्लास में स्वागत है। आज इस क्लास में हम पहले चैप्टर के केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले चैप्टर का जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखो, तो जो हम बात करते हैं वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी ऊपरी सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए। तो जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है उस परत को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम की रिबन होती है उस पर वातावरण के क्या होते हैं, कई सारे धूल के कण भी जमा हो जाते हैं। ठीक है, इन धूल के कणों को साफ करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है। तो अगर हम 2 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन को लिखना चाहें तो इसमें हम इतना सा लिख सकते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो है उस रिबन पे से हट जाए। इसके साथ साथ जो धूल के कण होते हैं, ये जो धूल के कण हैं, ये धूल के कण भी क्या हो जाएं, उस पे से हट जाएं, जिससे कि उसको जलाने में आसानी हो। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया की। देखिए, तो हम यहाँ पे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया दोनों देखने वाले हैं। हम अगर बात करें संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो CaO प्लस CO2 ये मिलके क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है। यहाँ पर दो पदार्थों का संयोजन हो रहा है, यानी कि दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन की अगर अपन बात करते हैं तो संयोजन का एक मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो पदार्थ आपस में जुड़ करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ टूट जाता है और टूट करके दो या दो से अधिक नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो इसमें हमने क्या किया था, संयोजन अभिक्रिया में हमने CaO और CO2 दोनों को आपस में जोड़ के हमने क्या बनाया था, हमने CaCO3 बनाया था। अब इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में ये CaCO3 टूटता है। किसमें टूटता है, CaO और CO2 में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में कोई भी दो पदार्थ जुड़ जाते हैं और एक नया तीसरा पदार्थ बनाते हैं। उसी तरीके से वियोजन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूट जाता है और टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम अगर बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब हुआ इसमें ऊर्जा निकले। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कह रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना। जब हम चूने में पानी मिलाते हैं यानी H2O मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो हमारे पास CaOH का होल टू यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब ये बनता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनते समय क्या होता है, ऊष्मा भी मुक्त होती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो इसके साथ साथ इसके जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यानी हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना। लेकिन इसके अलावा हम जब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, देखें ऊष्माशोषी अभिक्रिया की हम लोग जब बात करते हैं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का सीधा सा मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे ये CaCO3 यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ऊर्जा एब्जॉर्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या बनाता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब हुआ वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है CaO प्लस H2O का होल ट्वाइस, CaO प्लस H2O, इसमें हमको मिलेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा और उसमें ऊष्मा निकलेगी। लेकिन ऊष्माशोषी की बात करते हैं तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है उन अभिक्रियाओं को हम कह रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, ये ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेता है और CaO और CO2 में टूट जाता है। ठीक है, अब अगली हम जब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दवा की अधिकांश बोतलें रंगीन क्यों होती हैं। देखिए क्या होता है, जो हमारे पास दवाइयों की बोतलें होती हैं वो क्या करती हैं, कई सारी जो दवाएं होती हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं और जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीकृत होकर ये क्या हो जाती हैं, विषैली हो जाती हैं। ये कैसे हो जाती हैं, विषैली हो जाती हैं। ठीक है, और अगर विषैली दवाएं किसी भी पेशेंट के द्वारा, किसी मरीज के द्वारा अगर उपयोग की जाएगी तो उसकी स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए दवा की जो अधिकांश बोतलों को रंगीन बनाया जाता है ताकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली ना हो पाए। ठीक है, और ये बोतलें सुरक्षित बनी रहे, है ना। इसलिए दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली हो जाती हैं। और इसे रोकने के लिए दवाओं की बोतल क्या बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं। मैक्सिमम जो बोतल होती हैं वो कलरफुल बनाई जाती हैं क्योंकि अगर कलरफुल बोतल नहीं बनाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होने की वजह से कोई भी जो बोतल है वो पॉइजनियस हो जाएगी। और इस पॉइजनियस कंडीशन को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, दवा की बोतल को, जो मेडिसिन की बोतल होती है उसको हमें कलरफुल यानी कि रंगीन बनाना होता है। अगले क्वेश्चन जब हम बात करते हैं तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। यानी कि जब हमारे शरीर में श्वसन होता है तो श्वसन के होते समय हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है और ये पाचन की क्रिया के समय हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन अगर कराते हैं, इस ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ से हमारे पास CO2 निकलती है और क्या निकलता है, हमारे पास H2O निकलता है और इस H2O के साथ साथ हमारे पास ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है, हमारे पास ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, और ये ऊर्जा किस में निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में निकलती है। तो ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब क्या है, जो श्वसन है वो कैसी अभिक्रिया होगी, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। अब इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए श्वसन की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है। कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। पदार्थ X का नाम एवं सूत्र लिखिए। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। देखिए तो जब हम पदार्थ X की बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पर जो हमें एक रिएक्शन दे रखी है, पदार्थ X का जो नाम है वो क्या होगा, देखिए सफेदी करने के लिए, रंगने के लिए हम चूने का इस्तेमाल करते हैं, बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब चूने को पानी में जब डाला जाता है तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, यानी कि बुझा हुआ चूना मिलता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमारे पास थी उसमें जो पदार्थ X था उसका नाम था, जिसका सफेदी करने में इस्तेमाल होता है, उसका नाम होता है बिना बुझा चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CaO। और जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, CaO बिना बुझा चूना होता है। इसको जब पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो ये बुझ जाता है, इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है और हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब हम अगले जब क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए हम बात कर लेते हैं हमारे पास विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए विस्थापन का मतलब होता है स्थानांतरित हो जाना, यानी कि अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर स्थापित हो जाना, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी एक क्रियाशील जो धातु होती है या अणु होता है, कोई तत्व होता है, कोई आयन होता है, वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को, किसी अणु को या आयन को विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको अपनी जगह से स्थानांतरित कर देता है, तब ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है, हम उसमें बात करें तो Zn जब CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो Zn है वो Cu से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए Zn क्या करता है, Cu की जगह पे आ जाता है। Zn क्या करता है, Zn जो है Cu की जगह पे आ जाता है, ठीक है, और Cu को यहाँ से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, ZnSO4 और Cu हमको मिलता है, ठीक है। यानी कि इस अभिक्रिया में Zn ने Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है, Cu अलग हो जाता है और Zn यहाँ पर SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेता है। इसका मतलब यहाँ पे जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और Cu यहाँ पे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इसमें दो जगह विस्थापन होता है। कितनी जगह विस्थापन होता है, इसमें दो जगह विस्थापन होता है। यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास Na2SO4 है और BaCl2 है। इसमें होगा क्या, इस रिएक्शन में जो हमारे पास Na2SO4 है तो Na2 की जगह पे आ जाता है Ba आ जाता है, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, BaSO4 मिल जाता है। और जो Na2 है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, 2NaCl बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पर दो चीज़ों का, दो पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर Na की जगह पे Ba आ जाता है और Ba की जगह पे कौन पहुँच जाता है, Na हो जाता है, चला जाता है। चूँकि यहाँ पर दो बार विस्थापन होता है इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया की हम लोग बात करें तो अगली अभिक्रिया है हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करें तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम अवक्षेप की बात करते हैं, अवक्षेप का मतलब होता है किसी तरीके का एक झाग का उत्पन्न हो जाना, किसी प्रेसिपिटेट का उत्पन्न हो जाना, किसी अवक्षेप का उत्पन्न हो जाना, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम जब बात करते हैं Na2SO4 की रिएक्शन जब BaCl2 यानी कि यहाँ पे जो है ना हम लोग सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट मिलता है। बेरियम सल्फेट का हमको अवक्षेप मिलता है, बेरियम सल्फेट का हमको झाग मिलते हैं, अवक्षेप मिलता है बेरियम सल्फेट का, और NaCl यहाँ पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
इसकी रिएक्शन है Na2SO4 BaCl2 gives BaSO4 + 2NaCl, यानी कि यहाँ पे BaSO4 का हमको क्या मिल जाता है, अवक्षेप मिल जाता है। ठीक है, अगली अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। देखिए, तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर हम लोग अंतर की बात करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो विस्थापन अभिक्रिया उसमें एक जो ज्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से विस्थापित कर देगी। ठीक है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया की जब बात करते हैं इसमें क्या होता है, दो अलग अलग परमाणु, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के आयन का आपस में इसमें आदान प्रदान होता है। या तो दो परमाणु आपस में विस्थापित होते हैं या फिर उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के आयनों का या परमाणु का आपस में आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब अगर हम विस्थापन अभिक्रिया के दूसरे पॉइंट की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है ना। यानी कि जो कम क्रियाशील तत्व है वो अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, जबकि हम जब द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है। यानी कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, आगे अगर हम जब बात करते हैं तो एक रिएक्शन हमको दे रखी है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए रिएक्शन दे रखी है। इसमें क्या होता है, ZnCuSO4 जो हमने अभी पहले देखी थी, ZnSO4 दे रखी, Zn+CuSO4 दे रखी है। इसमें क्या होगा, ZnCu को विस्थापित कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 और Cu यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, आगे जब हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए रिएक्शन दे रखी है। इसमें Na2SO4 क्या करता है, BaCl2 से रिएक्शन करता है, BaSO4 का अवक्षेप बनाता है और 2NaCl यहाँ से बाहर निकल जाता है। यह आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डुबाया, यानी कि जो लोहे की कील है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डुबा रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आयरन है, लोहे को हम लोग क्या कह रहे हैं, आयरन कह रहे हैं, Fe से इसको डिनोट करते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट का हमारे पास विलयन था, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील यानी कि आयरन को हमने डुबाया। आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा और कॉपर को वो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और हमारे पास ये आयरन सल्फेट बन जाएगा। लोहा क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण, यानी लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है या फेरस सल्फेट का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, और विलयन का रंग कैसा हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे विलयन का रंग जो है नीला रंग जो है हल्का हो जाता है, जिस कारण विलयन का नीला रंग कैसा होता है, हल्का हो जाता है। आपका विलयन का जो नीला रंग है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, हम अगर बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की तो रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम दो अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, जिसमें एक है आपकी उपचयन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है देखिए, तो यहां पे हम बात करें, एक आपकी उपचयन अभिक्रिया है और एक आपकी अपचयन अभिक्रिया है। देखिए, तो हम उपचयन अभिक्रिया को यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन हटती है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन हटती है, उनको उपचयन अभिक्रिया या फिर हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया में
ऑक्सीजन जुड़ रही थी और हाइड्रोजन हट रही थी। अपचयन अभिक्रिया में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, उदाहरण दिया है ZnO प्लस सी, यहाँ पर तो Zn प्लस CO, और दूसरा हम जब बात करते हैं यहाँ पे क्या है ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है ना, और यहाँ हम जब बात करते हैं तो CuO प्लस H2, और ये Cu प्लस H2, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है, इसलिए एक यहाँ पे ऑक्सीकरण का उदाहरण है, एक यहाँ पे क्या है आपके अपचयन का उदाहरण। ये यहाँ पे ये दोनों अपचयन के उदाहरण है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रही है 2Cu, देखिए, तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2CuO, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना करती है, जल का निर्माण करती है, इसलिए ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन हट रही है, ये देखिए ZnO में से ऑक्सीजन हटी, यहाँ पे CO के साथ आ गई, इसलिए ये क्या आपकी अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन हट गई, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वे अभिक्रियाएं, ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, है ना। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचय तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इनको हम सरल भाषा में कहें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, है ना, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। आगे अगर हम जब बात करें तो हमारे पास है संक्षारण। देखिए, जब हम संक्षारण की बात करते हैं, संक्षारण क्या होता है, देखिए, संक्षारण का सीधा सा मतलब है किसी भी धातु का वायुमंडल में उपस्थित नमी के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाना या फिर उसका क्षरण हो जाना, ये प्रक्रिया कहलाती है कि आपकी संक्षारण। यानी कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है तब धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है, जिससे धातु क्या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो धातुओं के जो नष्ट होने की प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में उपस्थित नमी और गैसों के कारण धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया या संक्षारित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे को जब हम खुला छोड़ देते हैं, उस पर नमी जब लग जाती है तो लोहे में क्या लगने लगती है, जंग लग जाती है। उसी तरीके से तांबा जो होता है, तांबे पर भी क्या होता है, जब उसको हम खुले में रख देते हैं तांबे को, तो उस पर काली परत जम जाती है। ये दोनों किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। अगला है हमारे पास, हम पढ़ेंगे विकृति गंधता। विकृति गंधता क्या होती है, देखिए, हम बात करें विकृति गंधता की तो विकृति गंधता हमारे पास में, देखिए, संक्षारण, विकृति गंधता पढ़ने से पहले संक्षारण से सुरक्षा के दो तरीके हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु में लगातार अगर जंग लग रही है तो उस वस्तु की जंग को कम करने के लिए, उसके संक्षारण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वस्तु के ऊपर पेंट कर देते हैं, उस वस्तु को रंग देते हैं, उस वस्तु को कलर कर देते हैं, जिससे उस वस्तु का संक्षारण नहीं होता, किसी भी पदार्थ का, किसी धातु का संक्षारण नहीं होता। उसी तरीके से हम लोहे की वस्तुओं पर तेल लगा देते हैं या फिर क्या लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, उससे भी संक्षारण रुक जाता है। यानी धातुओं को संक्षारण से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, और लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से रोकने के लिए उन पर तेल या ग्रीस भी हम लगा देते हैं। आगे हम लोग जब बात करते हैं विकृति गंधता की, रेंसिडिटी की हम लोग जब बात करते हैं
तो जो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। जब तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाते हैं, विकृति गंधित हो जाते हैं, यानी कि इनकी स्वाद और गंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी में बदबू आने लगती है, इनका स्वाद अलग हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृति गंधता कहते हैं। यानी कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाने के कारण उनके स्वाद और गंध के बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृति गंधता कहलाती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को विकृति गंधता से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, यानी कि उनमें नाइट्रोजन गैस को, उन्हें नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। जैसे कि चिप्स के पैकेट आते हैं, नमकीन के पैकेट आते हैं, इन सभी चिप्स और नमकीन के पैकेट को विकृत होने से बचाने के लिए उनमें हम लोग क्या करते हैं, नमकीन और चिप्स की जो पैकेट हैं उनमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो इनकी गंध और स्वाद जो है खराब नहीं होते हैं ना। जैसे कि वसा तेल युक्त पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबी अवधि तक रखने पर विकृति गंध खराब हो जाते हैं तथा उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, तो नमकीन और चिप्स के पैकेट में विकृति गंधता को रोकने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो अभी हमने देखा लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर पेंट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, जो पेंट होता है वो वस्तु की सतह और हवा के या नमी के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क को रोक देता है, यानी कि धातु की सतह को डायरेक्ट वो नमी के या हवा के संपर्क में आने से रोक देता है, इसलिए धातु का संक्षारण नहीं होता और धातु सुरक्षित बनी रहती है। ठीक है, अभी हमने देखा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं। देखिए, तो हमने आपको बताया, या फिर ये क्वेश्चन ये हो सकता है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए, तो चूंकि तेल और जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण के कारण वो क्या हो जाते हैं, विकृति गंधित हो जाते हैं, यानी कि वो विकृत हो जाते हैं, विकृति गंधित हो जाते हैं और उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। ठीक है, और अतः खाद्य पदार्थों जैसे कि आलू चिप्स की थैली को विकृति गंधित या खराब होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन गैस से क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, यानी कि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उनके अंदर क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है ना, जिससे कि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। देखिए, आगे हम जब बात करते हैं तो निम्न समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलिए। देखिए, तो यहाँ पर हमको ये Zn दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये हिंदी में हमारे पास लिख कर के आया था। तो हम जिंक की बात करें तो जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या कैसे प्रदर्शित करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग देखिए देख लेते हैं, जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग H2SO4 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम जब आगे इसकी रिएक्शन देखते हैं तो ZnSO4 के साथ रिएक्शन करता है और ZnSO4 बनाता है और H2 यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये हमारे पास रिएक्शन आ जाती है, ये वाली रिएक्शन आ जाती है हमारे पास, तो Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं इस वाले क्वेश्चन में, इनका हमें प्रकार बताना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी रासायनिक अभिक्रिया, हम इनको पहचानते हैं कि अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं हैं। देखिए, तो हमने अभी विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं पढ़ी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें, जिस यहाँ पर ये जो Fe2FeSO4 है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 2FeSO4 है। अब ये FeSO4 Fe2O3 में टूट रहा है, SO2 में टूट रहा है और SO3 में टूट रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ये FeSO4 तीन पार्ट में टूट रहा है, यानी कि हमने कहा आपसे इसका वियोजन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका वियोजन हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। तो इसमें यहाँ क्या हो रहा है, वियोजन हुआ इसका, ठीक है ना, वियोजन हो रहा है, टूट गया ये, इसलिए इसमें कौन सी विक्रिया है, वियोजन विक्रिया है। अब इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं, देखिए यहाँ हमको पहले से ही दिख रही है ऊष्मा,
इसमें ऊष्मा निकल रही है, और ऊष्मा जब निकलती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं, ठीक है। और जब तीसरी अभिक्रिया की हम लोग जब बात करते, देखो ये तो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे Fe को है ना, Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया है, ये Cu यहाँ पे विस्थापित होकर के आ गया है ना, ये जो Cu है, ये Cu यहाँ पे विस्थापित होकर के आ गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी हमारे पास, विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि Cu को Fe ने विस्थापित कर दिया, तो ये हमारे पास होगी विस्थापन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, Na Ba की जगह पे पहुंच जाता है, और Ba कहाँ पे आ जाता है, Na की जगह पे, यानी कि इसमें परमाणुओं का आदान प्रदान हो रहा है, और जहाँ पर परमाणुओं का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया कौन सी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, तो ये पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जिसमें कुछ रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए रह गई हैं, जिनको हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें से यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।